तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि की हमारी ये 6th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है, तो भाई 35% का जो भिन्न होता है वो कितना होता है भाई? 7/20। ठीक है भाई, 5% 1/20 होता है, तो 35% जो कि 5% का 7 गुना है वो 1/20 का 7 गुना होगा, यानी 7/20। लेकिन कहा क्या गया है आपसे कि भाई उसका क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 35% है, यानी कि अगर ये 20 विक्रय मूल्य है तो 7 क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते आए अब तक, यानी कि क्रय मूल्य सीपी और एसपी का आपको अनुपात दे रखा है कितना भाई? 7/20। क्रय मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो ये आपको 7/20 दे और आपसे पूछा गया लाभ का प्रतिशत क्या है। भाई आप 7 वाली चीज 20 में बेच रहे हो, कितना लाभ कमा रहे हो? 13। 13 का लाभ 7 पे, कितना प्रतिशत हुआ? 13/7 गुना में 100। ठीक है, ऑप्शन देखो काफी दूर दूर है। अगर ये 13 की जगह 14 होता तो मेरा उत्तर कितना होता भाई? 200% उत्तर हो जाता। ठीक है, 7 काट देता 14 को 2 पे, तो 200% हो जाता अगर ये 14 होता तो। लेकिन ये 13 है तो 200 से थोड़ा छोटा उत्तर होगा मेरा, जो कि 185.71 यही होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व भी करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, करके देख लेना, 185.71%। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में करे थे। देखो 25% का लाभ कमाने का मतलब होता है भाई 4 वाली चीज 5 में बेचना, या फिर मैं ये कह दूं जितने रुपए में वो 5 टॉफियां खरीद रहा है उतने में केवल 4 बेचे, जितने में 5 खरीद रहा है उसमें केवल 4 बेचे। ऐसे 2 क्वेश्चन अपनी पिछली वीडियो में आए थे। ठीक है, आप उनको भी देख सकते हो। तो लेकिन ये कहा गया कि भाई उसने 10 टॉफियां खरीदी हैं, अगर मैं 5 खरीद रहा हूं जितने रुपए में, उतने रुपए में अगर मैं 4 बेचूं तो मैं कहूंगा 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे लाभ हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है भाई 5 नहीं 10 टॉफियां खरीदी हैं, तो इस 5 की जगह 10 है, तो इस 4 की जगह मैं कह दूंगा भाई इसका भी दुगना 8। यानी कि अगर मैं 1 रुपए की 10 टॉफियां खरीदूं और 1 रुपए की 8 बेच दूं तो मुझे 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितने रुपए में खरीदी थी, इससे फर्क पड़ता है जितने रुपए में 10 टॉफियां खरीदी थी उतने ही रुपए में 8 टॉफियां बेचूंगा तो 25% का फायदा होगा। चलो भाई नेक्स्ट, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 8। चलिए, 18 गेंदों को 900 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि के बीच में क्या रिश्ता होता है? देखो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य जमा में हानि, लॉस, भाई यही होता है। अब देखो कितनी गेंदें बेचने की बात हो रही है? 18 गेंदें, तो मैं कहूंगा 18 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर हो गया 18 गेंदों का विक्रय मूल्य जमा में हानि। हानि कितनी दे रखी है आपको? 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य ही, तो मैं कहूंगा ये बराबर हो गई 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने ऐसे कैसी रख दी जो भी इस क्वेश्चन में दी हुई थी उसके हिसाब से। तो यहां से इस 6 को उधर ले जाओ, क्या मिलेगा भाई? सीपी ऑफ 12 गेंद बराबर एसपी ऑफ 18 गेंद, यही बात होगी। यानी 12 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर हो गया 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के, और 18 गेंदों का विक्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना भाई? 900 रुपए। ठीक है, 18 गेंदों को 900 रुपए में बेचा गया था, तो ये आपको 900 रुपए दे रखा है, तो यानी कि सीपी ऑफ 12 गेंद कितना भाई? 900 रुपए आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। और पूछा है आपसे ये है कि एक गेंद का लागत मूल्य कितना है, तो 12 गेंदें अगर 900 रुपए में आपने खरीदी थी तो एक कितने की पड़ी होगी? मैं कहूंगा 900 बटा में 12। ठीक है भाई, 12 सत्ते 84, बच गया 60, 12 पंजे 60, तो भाई ऑप्शन बी भाई 75 रुपए इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 10% लाभ पर बेची, बिक्री से मिलने वाली कुल धनराशि को उसने ऐसी वस्तुओं को खरीदने में व्यय किया, इस बार उसको बेचने से उसे 10% की हानि हुई, तो सौदे में उसका लाभ या हानि बताइए। ठीक है, यानी उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ भी वस्तुएं वगैरह थी, पहले उसने 10% लाभ पे बेच दी, अब जो बिक गई उससे उसने कुछ और वस्तुएं खरीद ली और अब उसको 10% का घाटा हुआ। तो बड़ी आसान सी चीज है, पहले 10% का फायदा फिर 10% का घाटा, यानी पहले कोई चीज 10% बढ़े फिर 10% घटे तो भाई 1% का घाटा होता है। ये चीजें हमने परसेंटेज के चैप्टर में की है अच्छे से, या इसको 100 मान के कर लो। मैंने मान लिया भाई 100 रुपए की वस्तुएं थी, 10% का लाभ हुआ तो वो 110 की बिकी, तो ये 110 उसने फिर से लगा दिया मार्केट में, फिर से वस्तुएं खरीद ली, और इस बार क्या हुआ? 10% का घाटा हुआ। तो पहले तो ये 10% का फायदा हो रहा था, इस बार 10% का घाटा हुआ, तो 110 का 10% कितना होता है भाई? 11।
तो 11 का घाटा हो जाएगा 110 पे कितने की आ गई है, वो 99 की होगी। ठीक है, तो 100 वाली चीज फाइनली अपने को 99 में निकली वो अपने से, यानी 100 रुपए थे पहले, वो बढ़ के 110 हो गए, फिर वापस 99 हो गए। तो मैं कहूंगा 100 से 99 डायरेक्ट हो गए, तो कहूंगा 1% का घाटा हो रहा है, 1% की हानि, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है, तो उसके लाभ में कितनी वृद्धि हो जाती है। तो देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है 10% का धोखा देना, तो ये बड़ा एम्बिग्यस सा है, इसमें आपको ये नहीं बता सकते कि वो 10% भाई उस वजन तोलने में कुछ गड़बड़ कर रहा है या फिर 10% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको कभी ऐसा दिया हुआ 10% का धोखा, तो ये 10% का लाभ ही आप मान के चलो इसको, कि 10% का लाभ खरीदते समय और 10% का लाभ बेचते समय। तो मैं क्या कहूंगा, पहले 10 फिर 10 और फिर 10 गुणा 10/100। ठीक है, यही चीजें हमने की थी, कितना आ जाएगा 21%। ठीक है, पहले 10% का लाभ है, तो आप ऐसे मान लो भाई 10 से 11 हो रही है चीजें, फिर से 10% का लाभ यानी फिर से 10 से 11, तो एक ही बार में मैं कह दूंगा 100 से 121, जो कि होता है 21% का लाभ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर सवाल ये होता कि भाई वो 10% ज्यादा तोलता है खरीदते समय और 10% कम तोलता है बेचते समय, तो मेरा उत्तर क्या होता। इसी सवाल को मैं ये बना लूं कि 10% ज्यादा तोलता है खरीदते समय और 10% कम तोलता है बेचते समय, तो जब वो 10% ज्यादा तोल रहा है खरीदते समय, तो मैं ये कहूंगा जो अनुपात होगा वो 10:11 होगा, यानी जो चीज वो 10 में खरीद रहा है तो वो उतने 11 में बेचेगा। ठीक है, और फिर जब वो 10% कम तोल रहा है बेचते समय, तो पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनका अनुपात क्या होगा भाई, 9 से 10 वाली फीलिंग आएगी इसमें। ठीक है, तो एक ही बार में मैं कह दूंगा 10 से 10 कट गया, यानी 9 से 11 बिक रहा है, तो मैं कहूंगा 2 का फायदा 9 पे, तो 2/9। ठीक है, और 2/9 क्या होता है भाई, 1/9 होता है 11 सही 1/9, तो 2/9 होगा 22 सही 2/9%, मेरा उत्तर हो जाता। अगर ये सवाल होता कि 10% कम तोलता है बेचते समय और 10% ज्यादा तोलता है खरीदते समय। ठीक है, लेकिन एसएससी ने कभी पूछा नहीं है क्वेश्चन, एसएससी ने ये पूछा है कि भाई 10% का धोखा देता है, तो इस धोखे को आप मानो लाभ, 10% का लाभ खरीदते समय, 10% का लाभ बेचते समय, तो 10 + 10 प्लस में 10 गुणा 10/100, 21% इज आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, जब वो ये बताए कि भाई इतना प्रतिशत छूट देने के बाद भी इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, ठीक है, तो इससे आप डायरेक्ट क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालोगे। कैसे, देखो भाई जब वो ये कह रहा है कि 10% की छूट दी, तो 10% का छूट देने का क्या मतलब है कि अंकित मूल्य के 90% पे बेचना, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 10% की छूट देना मतलब अंकित मूल्य के 90% पर बेचना। तो मैं कहूंगा 90% ऑफ एमआरपी, एमआरपी होता है आपका अंकित मूल्य। अब उसने कहा कि भाई 12% का लाभ हो रहा है, अब 12% का लाभ पे बेचना मतलब क्रय मूल्य के 112% पे बेचना, तो ये किसके बराबर हो गया, 112% ऑफ क्रय मूल्य यानी सीपी, यानी कि अंकित मूल्य का 90% और क्रय मूल्य का 112% बराबर है, क्योंकि 12% लाभ पे बेच रहा है वो 10% छूट देने के बाद भी। तो यहां से मैं एमआरपी और सीपी का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकता हूं, इसको मिल जाएगा 112 और उसको मिलेगा 90। ठीक है, यही चीज करते आए थे हम, रेशियो प्रोपोर्शन में भी किया हमने सब। कितना भाई, अब इनको काट लो। उसने पूछा क्या है आपसे, क्रय मूल्य तथा उसके छपे मूल्य का अनुपात। ठीक है, उल्टा पूछा है उसने, सीपी अनुपात एमआरपी पूछा है, तो मैंने उल्टे लिख दिए हैं, आप 90:112 कर लेना इसको। ठीक है, तो अभी काट लो 2 से, ये बन गया 45 और ये बन गया आपका 56, सो 45:56, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। ए, बी तथा सी ने एक व्यापार 1:2:4 के अनुपात में अपने निवेश के साथ आरंभ किया। 6 महीनों के बाद ए ने अपने पूंजी को पहले से 50% बढ़ा लिया और बी ने अपना निवेश दुगना कर लिया और सी ने अपने निवेश का 1/4 वापस ले लिया। तो उस वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉफिट लॉस का नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन का है, अनुपात एवं समानुपात। पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं ऐसी चीजें। भाई देखो, जो लाभ मिलेगा वर्ष के अंत में वो किस चीज पे निर्भर करेगा, पहली चीज आपने कितनी पूंजी लगाई, दूसरी चीज कितने समय के लिए लगाई, तो पूंजी गुना समय ये निर्धारित करेगा कि आपको लाभ कितना मिलता है। तो 3 बंदे हैं ए, बी और सी, भाई इन्होंने स्टार्टिंग में जो पूंजी लगाई वो लगाई 1:2:4 में। ठीक है, ये बात बोली गई है। फिर लेकिन 6 महीने के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं, तो 6 महीने तक तो ये पूंजी ऐसी ही रही, तो मैंने इनको 6 से जो कि समय है इनसे गुणा कर लिया। तो ए का कॉन्ट्रीब्यूशन मैं कह सकता हूँ 6, इसका हो जाएगा 2 × 6 = 12 और इसका हो जाएगा 4 × 6 = 24। अब 6 महीने के बाद हुआ क्या
ए ने अपनी पूंजी को पहले से 50% और बढ़ा लिया, यानी अब 1.5 गुना कर ली। पहले 1 थी तो अब कितनी हुई, 1 का 50% और जोड़ दिया, यानी कि 1 का आधा और जोड़ दिया, तो 1.5 हो गई। अब ए की पूंजी तो हो गई 1.5। बी ने अपने निवेश को पहले से दुगना कर लिया, बी का निवेश 2 था, 2 का दुगना कितना हो गया 4। और सी ने अपने निवेश का 1/4 वापस ले लिया, तो 4 का 1/4 कितना होता है भाई 1। ठीक है, तो 1 वापस ले लिया तो बचा कितना 3। तो अगले 6 महीने तक ये ऐसा ही रहा, तो इनको 6 से गुणा कर लो। तो भैया कितना 1.5 की गुना 6 से 9, 4 छिका 24, 3 छिका 18। ठीक है, तो मैं ए के बारे में कह सकता हूं भाई ए का कंट्रीब्यूशन कितना मैं मानूंगा 6 और 9 15, बी का कितना भाई 12 और 24 36, सी का कितना भाई 24 और 18 42। भाई ये हो जाएगा इनके लाभों का अनुपात। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट लो भाई, किससे कटेंगे तीनों 5 से 3 से कट रहे हैं, तो 3 पंजे 15, 3 इंटू 12 36 और 3 की गुना 14 से मिलेगा आपको 42। तो 5 12 14 ऑप्शन बी में है भाई आपके पास, 5:12:14 में ए बी और सी को लाभ मिलेगा। चलिए भाई नेक्स्ट, एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 1:b, यानी क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य सीपी रेशियो एसपी, A/B आपको दिया है। ठीक है, और बोला यह है कि यदि बी ए का 200% है, बी ए का 200% यानी बी ए से दुगना है, तो मैं कहूंगा ए अगर 1 है तो बी कितना है 2, ये आपको दिया गया है। तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है, तो भैया बेसिकली पूछ रहे कितने % का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य 1 है और विक्रय मूल्य 2 है, तो एक वाली चीज आप 2 में बेच रहे हो, दुगने में बेच रहे हो, तो 100% का लाभ हो गया, तो आप कहोगे ऑप्शन सी 100% इज द राइट आंसर। यार देखो एक वाली चीज 2 में बेच रहे हो तो लाभ कितने का 1 पे, 1 का लाभ 1 पे, तो मैं कहूंगा 1/1 और परसेंट निकालने के लिए गुणा करूंगा 100 से, तो 100% इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, डिट्टो वही सवाल, जब भी कभी आपको ये दिया गया हो कि भाई इतना % डिस्काउंट देने के बाद भी इतने % का लाभ, तो आप सीपी और एमआरपी का रेशियो निकाल सकते हो। देखो भाई 3/4 का मतलब क्या होता है 75% ही होता है, यानी जब आप अंकित मूल्य के 75% पर बेच रहे हो किसी को, तो आपको 25% का लाभ मिल रहा है, यानी कि 25% का लाभ मिलना मतलब क्रय मूल्य के 125% पे बेचना। ठीक है, तो मैं कहूंगा 125%, अच्छा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा भाई अंकित मूल्य के 75% पे बेच रहा हूं, तो मैं कहूंगा 75% ऑफ अंकित मूल्य यानी ऑफ एमआरपी, ये बराबर हो गया भाई लाभ हो रहा है 25% का, यानी क्रय मूल्य के 125% पे बेच रहा हूं, तो मैं कहूंगा 125% ऑफ क्रय मूल्य यानी सीपी। तो यहां से एमआरपी अनुपात सीपी क्या लिख दूंगा भाई, इसको मिलेगा 125, इसको मिलेगा 75, तो 125 अनुपात 75, 25 से काट दोगे तो ये 5:3। ठीक है, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई 5:3। अगर अंकित मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य 3 होगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, यदि 1170 रुपए की राशि को एबीसी को गलती से इस अनुपात में के स्थान पर इस अनुपात में बांट दिया। ठीक है, बांटना तो था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 और बांट दिया 2:3:4 में, तो सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा और कितना होगा। चलिए भाई ए बी सी, भाई गलती से किस अनुपात में बांट दिया 2:3:4 में, और बांटना किस अनुपात में था इसमें 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो 1/2 1/3 1/4 अच्छे नहीं लग रहे, इन तीनों को ऐसी संख्या से गुणा करो जो 2 3 और 4 इन तीनों से कट जाए, यानी 2 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, इन तीनों को 12 से गुणा कर दो, जब 12 से गुणा करूंगा तो 12/2 6, 12/3 4 और 12/4 3, यानी कि 6:4:3 में उनको बांटना था पैसा, लेकिन गलती से किस अनुपात में बांट दिया 2:3:4 में बांट दिया। ठीक है, बांटना था पैसा इस अनुपात में और बांट दिया पैसा इस अनुपात में, तो देखो भाई 6 4 और 3 कितना हो गया 13, और 2 3 और 4 कितना हो गया 9, तो भाई ऊपर तो मैं 13 रुपए बांट रहा हूं नीचे 9 रुपए बांट रहा हूं, तो ये तो आंसर गलत आ जाएगा ऐसे। तो इन दोनों को पहले बराबर करो भाई, जितने बांटने थे रुपए इन तीनों में उतनी तो बाद में बांटे गए हैं, से कम ज्यादा बट गए हो, कुल योग तो उतना ही रहेगा, तो बराबर कैसे करूंगा मैं, ऊपर वाले को 9 से गुणा कर दूं और नीचे वाले को 13 से गुणा, अब ये बराबर हो जाएंगे, 13 गुना में 9 117 और नीचे भी 9 गुना में 13 यानी 117, तो 9 से गुणा कर लो। एक तो देखो साफ देख के पता चल रहा है भाई लाभ किसको हुआ है, ए का 6 से 2, ये 4 से 3 और ये 3 से 4, सिर्फ सी ही बढ़ता दिख रहा है, तो मैं ऑप्शन बी कह दूंगा भाई कि सी को 250 रुपए का फायदा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में सी को फायदा नजर आ रहा है 4 ऑप्शन के अंदर। अदरवाइज अगर ज्यादा ऑप्शन में होता तो आप क्या करते, तो देखो 9 से गुना कर लो, 9 छिका
कितना भाई 54, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 13 से गुणा किया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52। यानी मैं ये कह सकता हूं अगर 117 रुपए थे तो ए को 54, बी को 36 और ए को सी को 27 मिलने चाहिए थे, लेकिन गलती से ए को 26, बी को 39 और सी को 52 दे दी। तो साफ साफ दिख रहा है फायदा सी को हो रहा है, मिलने थे 27 और दे दिए कितने 52 दे दिए। ठीक है, कब जब रुपए 117 होते तो, लेकिन 117 नहीं 1170 है, एक जीरो ज्यादा लगा रखा है। तो सी को फायदा मैं कहूंगा कितना, 27 से 52 पे जाने पे कितना फायदा हो रहा है 25। तो मैं कहूंगा उत्तर 25 नहीं, 25 के आगे जीरो लगा दो, कितना भाई 250। ठीक है, क्योंकि 117 के आगे आपने जीरो लगाया तो 1170 बना, तो 25 के आगे भी जीरो लगा दो भाई, 250 का फायदा होगा सी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, दो घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में है। पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है और दूसरी की 477 रुपए बढ़ जाती है। अब दोनों घड़ियों की लागत का अनुपात दे दिया 11:20। तो दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत रुपए में कितनी थी? तो कोई दिक्कत नहीं, पहले थे भाई ये 16:23 में थी दो घड़ियां, उसके बाद में इनका क्या अनुपात हो गया 11:20 हो गया। कब? पहली घड़ी की कीमत तो बढ़ी 10% और दूसरी की कीमत बढ़ी 477 रुपए। तो जब 16 का 10% आप बढ़ाओगे तो भाई होना कितना चाहिए था, 16 में 16 का 10% जोड़ दो यानी 1.6, यानी 17.6 होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे 11 लिख रहा हूं। तो 11 का कितना गुना होता है भाई 17.6, 1.6 गुना। 11 को 16 से गुना करूंगा तो मिल जाएगा भाई 176, यानी कि 1.6 गुना। तो मैं 20 को भी 1.6 से गुना कर दूं, कितना मिल जाएगा मुझे, 20 की गुना 1.6 से 32 मिलेगा उत्तर। तो मैं कह दूंगा भाई अब अनुपात हो गई, ये पहले अनुपात थे 16:23, अब अनुपात हो गया इनका 17.6 अनुपात 32। तो दूसरी घड़ी की कीमत कितनी बढ़ी, 23 से 32 पे आया, मैं कितना बढ़ गया 9। लेकिन सवाल कह रहा है 9 नहीं भाई 477 बढ़े हो आप, तो अपने इस 9 की जगह आपको दे रखा है 477 और आपको कीमत निकालनी है दूसरी घड़ी की। दूसरी घड़ी की कीमत आपने 23 मानी थी, तो इस 23 का मान आपको निकालना है। तो मैं कह दूंगा 477 बटा में 9 गुणा में 23। 9 इसको काटेगा, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, तो 53 गुणा में 23 कितना मिल जाएगा भाई 1219। ठीक है, ऑप्शन बी 1219 इज द राइट आंसर। ठीक है, अदरवाइज आप नॉर्मल इक्वेशन बना के भी इसको कर सकते थे भाई। देखो 16x और 23x आप इनको मान लो, तो पहले की कीमत तो बढ़ गई 10%, तो कितना हो गया अब वो 17.6x हो गया। दूसरे की कीमत बढ़ी है 477, तो अब ये हो गया 23x प्लस 477 और अब इनका अनुपात हो गया 11:20। ठीक है, इस इक्वेशन से भी आप इनको सोल्व कर सकते हो, x का मान आ जाएगा, लेकिन आपको 23x का मान चाहिए तो आप लास्ट में 23 से गुणा कर देना x को, तो आपको उत्तर मिल जाएगा वही 1219। चलिए भाई नेक्स्ट, ए और बी किसी कारोबार में 3:2 के अनुपात में धनराशि लगाते हैं। यदि कुल लाभ का 5% भाग दान में दिया जाए और बाकी का ए का जो लाभ का हिस्सा है वो 8,550 रुपए है, तो कुल लाभ कितना था? देखो भाई, ए और बी ने कारोबार में पैसे लगाए 3:2 में, तो जो भी फायदा हुआ उसका 5% तो दान में दे दिया। अब जो बच गया वो पैसा ए और बी में बटेगा 3:2 में। तो ऐसा होने से ए का हिस्सा आया भाई 8,550। तो 3:2 में इनको पैसा बटेगा, यानी ए को 3 हिस्से मिलेंगे अगर बी को 2 मिल रहे हो, यानी अगर दोनों को मिलके 5 मिल रहा है तो ए को 3 मिलेंगे, तो यानी ए को 3/5 मिल रहा है। मैंने मान लिया कुल हिस्सा जो था इनके लाभ का जो ए और बी में बटा है वो x रुपए थे, तो इस x का 3/5 तो मिला ए को और 2/5 मिला बी को, क्योंकि ए को मिल रहे 3 यूनिट तो बी को 2 मिल रही है, टोटल 5 में से ए को 3 मिल रही है, तो मैं कहूंगा ए को 3/5 मिल रही है जो ए और बी को मिला है उसमें से। तो ये आपको किसके बराबर दे रखा है 8,550 के। तो यहां से आप x का मान निकाल लोगे, 3 से काट दो इसको भाई, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, गुणा कर लो भाई 14,250 रुपए ए और बी में बटे थे। लेकिन ए और बी में तो सिर्फ 95% पैसा ही बटा था, बाकी का 5% तो दान में दिया गया था, तो यानी 95% का मान आपको आ गया 14,250 रुपए। तो पूछा है भाई कुल लाभ कितना हुआ था, तो जब 95% का मान दे दिया 14,250, तो कुल लाभ जो कि 100% है वो था 14,250 बटा में 95 गुणा में 100। ठीक है, एक तो ऑप्शन देख के पता चल रहा है, इससे थोड़ा बड़ा ये होगा भाई 5,000 इसका आंसर होगा। देखो भाई 95 से काट लो इसको, 95 का 1 गुणा 95
कितना बच गया भाई 47, तो 775। भाई 95 का 5 गुना होता है 775 और एक 0, तो 150 के बाद 2 0 यानी 15,000। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। ठीक है भाई, क्रय मूल्य का 5%, 5% ऑफ क्रय मूल्य बराबर है 4% ऑफ विक्रय मूल्य, ये दिया है आपको। फिर पूछा है पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपए अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो भैया ये सब बताने की क्या जरूरत थी, इस चीज की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। आप सिर्फ इतने डाटा से निकाल सकते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। भाई मैं क्या कहूंगा, सीपी अनुपात एसपी। क्या सीपी को वो मिलेगा जो एसपी के पास है और एसपी को वो मिलेगा जो सीपी के पास है। मैं कह दूंगा 4:5। भाई ऑप्शन सी 4:5 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, 391 कुकीज को 3 बच्चों में एबीसी में इस अनुपात में बांटने की बजाय इस अनुपात में बांटा गया, तो सबसे अधिक लाभ किसे हुआ और कितना हुआ। ठीक है, ऐसा सवाल जस्ट मैंने 2 क्वेश्चन पहले किया था। ए बी और सी में पैसा बंटना था, पैसा नहीं कुकीज है इस बार। किस अनुपात में बांटना चाहिए था, 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/8। ठीक है, इनको ढंग से लिखने के लिए एक ऐसी संख्या से गुणा करो जिससे 5 भी कटे, 4 भी कटे और 8 भी कटे। तो भाई इनका एलसीएम ले लो, कितना 40 से गुणा कर दिया सबको, तो 40/5 कितना भाई 8, 40/4 10, 40/8 इज 5, यानी 8:10:5 में इनको पैसा बांटना चाहिए था और गलती से किस अनुपात में बांट दिया, 5:4:8 में बांट दिया। तो देखो बराबर है क्या, 10 और 8 18 और 5 23, और यहाँ पे 9 और 8 17। भाई 23 रुपए बांटने थे और 17 बांट रहा हूँ, ये तो गलत है। पहले तो जितने बांटने थे उतने तो बटेंगे सब में बराबर। तो ऊपर वाली को गुणा कर दूं 17 से और इसको गुणा कर दूं 23 से, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे अधिक लाभ किससे हुआ और कितना हुआ, किससे हुआ का तो अंदाजा यहाँ से लग जाएगा। देखो ये भी घट रहा है 8 से 5, 10 से 4, सिर्फ इकलौता ही 5 से 8 हो रहा है, तो सी को फायदा हुआ, लेकिन 2 ऑप्शन में सी है। ठीक है, तो सी को फायदा कितना हुआ वो अपने को देखना है। भाई 23 गुणा में 17 कितना होता है 371, और 391, वो 391 ही आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो सी को मिलना कितना चाहिए था, 17 गुणा में 5 85, लेकिन सी को मिला कितना 23 गुणा में 8 कितना भाई 184। ठीक है, 184 रुपए मिल गए और मिलने चाहिए थे 85, तो 85 से 184 पे आ गए, तो 99 रुपए ज्यादा मिल गए भाई सी को। तो ऑप्शन सी कि भाई सी को 99 कुकीज, सॉरी रुपए नहीं, 99 कुकीज ज्यादा मिली। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है। ठीक है भाई, ये लाभ है और ये विक्रय मूल्य है, क्या अनुपात दे रहा है 1:5, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच क्या अनुपात होगा। भाई जब 1 रुपए का लाभ हो रहा है तब वो 5 की बिक्री है, यानी अपने को 4 की पड़ी थी। ठीक है, तो उसने विक्रय मूल्य और लागत मूल्य की बात की है, यानी विक्रय मूल्य अगर 5 है तो मैं कहूंगा लागत मूल्य कितना होगा 4। भाई 4 का लागत मूल्य, 1 का लाभ मिला के 5 का विक्रय मूल्य हो गया, तो उसने पूछा क्या आपसे विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात, तो मैं कह दूंगा 5:4। ये रहा भाई ऑप्शन सी में। ठीक है, 5:4 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3,000 रुपए और 2,400 रुपए का निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष बाद 720 रुपए की हानि होती है तो बी को कितनी हानि होगी। तो हानि या लाभ उनके निवेश के अनुपात में है। ठीक है भाई, ए और बी ने पैसा लगाया, ए ने 3,000 रुपए और बी ने 24,000 रुपए, और ये कंडीशन रख दी भाई लाभ होगा तो इसी अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में पैसा लगाया है, और हानि होगी तो भी इसी अनुपात में बटेगी जिस अनुपात में पैसा लगाया। तो 720 रुपए की हानि हुई है, तो दोनों के हिस्से कितनी कितनी आएंगे। तो ए ने और बी ने पैसे लगाए हैं, ए ने लगाए 3,000, बी ने लगाए 2,400। किस अनुपात में लगाए, 6 से काट लो, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, यानी 5:4 में पैसा लगाए। यानी अगर हानि भी होगी 9 रुपए की तो 5 रुपए की हानि होगी ए को और 4 की हानि होगी बी को, लेकिन हानि हुई है 720 की, तो बी को कितनी हानि, बी को 4 की हानि जब दोनों को मिलकर 9 की हानि हो रही थी, लेकिन दोनों को मिलकर तो 720 की थी, तो इसको गुणा कर दूंगा 720 से, कितना भाई 80, ये मिल जाएगा 320, यानी 320 रुपए की हानि होगी बी को और 400 की हानि होगी ए को, तो मिलके हो गया 720। चलो भाई नेक्स्ट, यदि गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11 गुना है और शंभू का वेतन हरि के वेतन का 3/4 गुना है। देखो भाई पहले गंगाधर और हरि का रिश्ता दिया हुआ है, फिर दिया है शंभू और हरि का रिश्ता, तो हरि को रखो बीच में, ये हो गया गंगाधर, ये हो गया हरि और ये हो गया शंभू।
आपको बोला गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11 है, यानी अगर हरि का वेतन 11 है तो गंगाधर का वेतन 3 है, ये 11 तो ये 3। ठीक है, फिर आपको बोला शंभू का वेतन हरि के वेतन का 3/4 है, यानी अगर हरि का वेतन 4 है तो शंभू का 3 है, हरि का अगर 4 है तो शंभू का 3। तो ऐसे आप इन तीनों का अनुपात निकाल सकते हो। इसको क्या लिखोगे भाई, 4 तिया 12, 11 चौके 44 और 11 तिया 33, भाई यही लिखते हो। उसने पूछा कि आपसे गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात। गंगाधर का अगर वेतन 12 है तो शंभू का 33 है, तो अनुपात क्या हो गया, 3 से काट दो, 3 चौके 12 और 3 गुणा में 11 होता है 33, तो 4:11, जो कि ऑप्शन बी में अपने पास 4:11 में होगा गंगाधर और शंभू का वेतन। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।